नमस्कार दोस्तों, SCS की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा चौथा लेक्चर है और आज हम लोग बात करेंगे अधिगम के उपागमों की अप्रोच ऑफ लर्निंग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अधिगम की परिभाषा देखी थी और उसकी विशेषताएं देखी थी। पिछले लेक्चर देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अधिगम के उपागम का मतलब क्या होता है? देखिए, अधिगम का अर्थ हम लोगों ने देखा था कि अधिगम का अर्थ होता है सीखना, और शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में ये सिखाने से भी शामिल हो जाता है इसमें। अब सीखना और सिखाना किस तरह से होता है हम लोग इसमें देखेंगे। अधिगम के उपागमों में देखेंगे कि सीखना या सिखाना किस प्रकार से होता है। ओके, इनके अप्रोच क्या हैं, इनको हम लोग समझेंगे। तो अगर हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो अधिगम के उपागमों को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है व्यवहारवादी, बिहेवियरिज्म, और दूसरा है आपका संज्ञानवादी। इसको हम लोग गेसॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, दो उपागम है हमारे, व्यवहारवादी और संज्ञानवादी। ओके, देखिए, अगर हम लोग व्यवहारवादियों की बात करें तो व्यवहारवादी आपके मनोवैज्ञानिक में आपको जो पढ़ने हैं सिलेबस में वो है पावलोव, थॉर्नडाइक, हॉल और स्किनर। ये चार आपके व्यवहारवादी वैज्ञानिक हैं। और संज्ञानवादी में हम लोगों को सिर्फ एक ही पढ़ना है, वो है आपका कोहलर। ठीक है, थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग कर्ट लुईस के फील्ड थ्योरी की भी कर लेंगे। कर्ट लुईस, कहीं कहीं इसको कुर्ट लुईस भी कहा जाता है। तो व्यवहारवादी में हमारे पास जो मनोवैज्ञानिक हैं वो आपके पावलोव हैं, थॉर्नडाइक हैं, हल हैं और स्किनर हैं। वही संज्ञानवादियों में हमारे पास दो लोग हैं, कोहलर और कर्ट लुईस। अब बारी बारी से हम लोग समझेंगे कि व्यवहारवाद और संज्ञानवाद बेसिकली होता क्या है। देखिए, व्यवहारवादी उपागम क्या कहता है? व्यवहारवादी उपागम बेसिकली ये मानता है कि जो अधिगम आपका होता है, अधिगम उद्दीपक अनुक्रिया पर आधारित होता है। ठीक है, देखिए, ये दोनों वर्ड्स को पहले हम लोग समझ लेते हैं। उद्दीपक क्या होता है? उद्दीपक वह कारक होता है जो उत्तेजना उत्पन्न करता है, और अनुक्रिया आपकी होती है। अनुक्रिया बेसिकली आपके जो होती है वो विचार करके की गई क्रिया होती है या ऐच्छिक क्रिया होती है। अगर हम लोग समस्त क्रियाओं का विश्लेषण करें तो हम अपने पूरे जीवन में तीन तरह की क्रियाएं करते हैं: सहज क्रिया, प्रतिक्रिया और अनुक्रिया। ठीक है, सहज क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जो अनैच्छिक होती हैं, जन्मजात होती हैं, जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन, पलकों का झपकना, ये सब सहज क्रियाएं हैं। पाचन होना, आपका मलमूत्र का त्याग होना, ये सब आपके सहज क्रियाएं हैं। प्रतिक्रियाएं आपके तंत्रिका तंत्रों के द्वारा होती है, जो किसी अकस्मात स्थिति के दौरान आप करते हैं। जैसे किसी गर्म वस्तु पे अगर आपका हाथ चला गया तो आप अपना हाथ खींच लेते हैं। ठीक है, आंखों के सामने अगर कोई वस्तु आ गई तो आंखें बंद हो जाती हैं। तो ये सब प्रतिक्रियाओं के उदाहरण हैं। अनुक्रिया आपकी क्या होती है? जो भी काम आप उद्देश्य पूर्वक या लक्ष्य प्राप्ति को उद्देश्य ध्यान में रखकर करते हैं, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो आप कार्य करते हैं विचार करके, ये आपका अनुक्रिया कहलाता है। व्यवहारवादी उपागम बात किसकी करेगा? उद्दीपक अनुक्रिया की कहता है।
ठीक है, यानी व्यक्ति अधिगम कैसे करता है, तो उद्दीपक को देखकर वो जो अनुक्रिया करता है, इन्हीं उद्दीपक अनुक्रिया के इंटरेक्शन के कारण, अंतःक्रिया के कारण आपका अधिगम होता है। आगे हम लोग देखेंगे किस तरह से उद्दीपक अनुक्रिया के बीच का संबंध होता है। ओके, इसलिए ये कहते हैं कि अधिगम कोई भी कर सकता है, यानी जानवर और मानव कोई भी आपका क्या कर सकता है, अधिगम कर सकता है। ठीक है, इसका रीजन यही है कि जितने भी जीवित व्यक्ति होते हैं, जीवित प्राणी होते हैं, वो सबके सब उद्दीपक को देखकर आपके अनुक्रिया करते हैं। जैसे कुत्ते के पास भोजन जाता है, वो लार टपकाना शुरू कर देता है। आगे हम लोग पावलाव में इस थ्योरी को और अच्छे से बेहतर तरीके से समझेंगे। ओके, तो व्यवहारवादी उपागम में जो पहली विशेषता है वो ये है कि व्यवहारवादी ये मानते हैं कि कोई भी अधिगम कर सकता है, जानवर और मानव कोई भी हो, को प्रत्येक जीवित प्राणी अधिगम कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज, अधिगम किस पे बल देता है, तो वो वातावरण पे बल देता है। ओके, ये बात करते हैं कि अधिगम के लिए किसी विशेष माहौल की आवश्यकता होती है। ओके, और ये जो वातावरण है वो आनुवांशिकता, वातावरण के वाहकों में आनुवांशिकता को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। आनुवांशिकता वे गुण होते हैं जो बच्चों में उनके माता पिता से आते हैं। तीसरी बात करते हैं वो अनुकूलन की। अनुकूलन क्या होता है, देखिए, अनुकूलन आपका सामंजस्य स्थापित करना होता है। अनुकूलन का मतलब होता है सिंपली सामंजस्य स्थापित करना। ओके, तो हमारा मस्तिष्क भी क्या करता है, चीजों को देखकर उनके साथ एक तरह का सामंजस्य स्थापित कर लेता है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। जैसे आप पहली बार कार चला रहे होते हैं तो आपका ध्यान पहले ब्रेक पे, क्लच पे, गियर पे रहता है, लेकिन धीरे धीरे आप अभ्यस्त होते चले जाते हैं और फिर आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि गाड़ी कौन से गियर में चल रही है, या कब क्लच लेना है, या कब ब्रेक लेना है। तो इस तरह से हमारा मस्तिष्क क्या करता है, जो आपका वातावरण है उसके साथ एक सामंजस्य स्थापित कर लेता है, और इसी को हम लोग अनुकूलन कहते हैं। ओके, तो ये व्यवहारवादी अनुकूलन को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कंडीशनिंग कहते हैं। व्यवहारवादियों का विचार है कि ज्ञान इकाई ज्ञान के नई इकाइयों से समानता, असमानता या निकटता के द्वारा जुड़ी होता है। ठीक है, देखिए, ये बात करते हैं किसकी, साहचर्य की बात करते हैं। यानी ये कहते हैं कि ज्ञान आपका क्या होता है, श्रृंखलाबद्ध होता है। ठीक है, जैसे आप 1 2 पहले काउंटिंग सीखते हैं, फिर आप प्लस सीखते हैं, माइनस सीखते हैं, मल्टीप्लाई सीखते हैं, डिवाइड सीखते हैं। तो ये कहते हैं कि नई नई आपने छोटी छोटी कई सारी इकाइयाँ होती हैं जो आपके क्या होती है, समानता और असमानता के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। जैसे प्लस करना, ये माइनस करना, ये आपके समानता और असमानता के उदाहरण है। ठीक है, प्लस करना और मल्टीप्लाई करना, ये आपके समानता के उदाहरण है। ठीक है, जैसे 2 + 2 + 2 आप कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो गया, 6 हो गया। हमें पता है कि 2 को आपने 3 टाइम्स लिखा है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई के जरिए भी ये उत्तर निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो भी हम लोग ज्ञान सीखते हैं वो कहता है कि किसके द्वारा, तो ये या तो छोटी छोटी इकाइयों के रूप में तो रहते ही हैं, पर ये एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े होते हैं, तो या तो एक दूसरे में इनके बीच में कोई समानता होती है या फिर इनमें कोई भिन्नता होती है। इसी समानता और भिन्नता के अंतर के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ये आपकी बात थी व्यवहारवादी उपागमों की। अब इनके हम लोग कमियों की बात करें। ठीक है, तो इसकी जो सबसे पहली कमी है वो ये विचार करता है कि मनुष्य आपका क्या है, मशीनों की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, मशीनों की तरह व्यवहार करने का मतलब, व्यवहारवादी ये मानते हैं कि अगर उद्दीपक समान है तो अनुक्रिया भी समान होगी प्रत्येक बार। जैसे आप कैलकुलेटर में 2 + 2 डालते हैं तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा, आपको 4 मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही व्यवहारवादी उपागम ये मानते हैं कि अगर उद्दीपक समान है, जैसे एक व्यक्ति आपका पड़ोसी है, ओके, आपके पड़ोसी के साथ आपके संबंध अच्छे हैं, ठीक है, वो आपको नमस्ते करता है, बदले में आप उसको नमस्ते करते हैं। ठीक है, तो ये मानते हैं कि हर बार यही होगा, अगर सामने वाला आपको नमस्ते करेगा तो आप भी उसको नमस्ते करेंगे। ये इस तरह का क्या है, मनुष्यों को एक यंत्र या मशीन की तरह मानना कि प्रत्येक बार ये समान व्यवहार करेगा, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कई बार हम नमस्कार का उत्तर भी नहीं देते हैं। ये डिपेंड करता है कई सारी स्थितियों पे, परिस्थितियों पे।
दूसरी हम लोग कमी की बात करते हैं। देखिए, व्यवहारवादी जो व्यवहारवादी जो भी आपके मनोवैज्ञानिक हैं, वो संवेग, विचार या कार्यों को संपूर्ण रूप से प्रेक्षणीय व्यवहार के संदर्भ में व्याख्या करते हैं। ये जो भी चीजें हैं, जैसे संवेग हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, क्रोध आपका एक संवेग है, तो वो कहते हैं कि क्रोध कब पता चलेगा, जब हम लोग उसको देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, इनका परीक्षण कर सकते हैं, उसके व्यवहार के द्वारा ही पता चलेगा। अगर व्यक्ति का व्यवहार नहीं है तो हम लोग संवेगों के, उसके विचारों के या उसके कार्यों को हम लोग व्याख्या नहीं कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ओके, हम कई बार दुखी होते हैं पर ये हमारे व्यवहार में नहीं दिखता है, तो ये इनकी दूसरी कमी है। तीसरा, जितने भी व्यवहारवादी आप दार्शनिक पढ़ेंगे, सॉरी मनोवैज्ञानिक पढ़ेंगे, उन सबों के जो प्रयोग हैं वो किसी न किसी जानवर के ऊपर किए गए हैं। जैसे पावलाव का प्रयोग है जो कुत्तों के ऊपर किया गया था, वैसे ही आपके थॉर्नडाइक का जो प्रयोग है वो बिल्ली के ऊपर किया गया, बीएफ स्किनर ने चूहों के ऊपर प्रयोग किया। तो इन्होंने किसी न किसी जानवर के ऊपर ये प्रयोग किए थे। अब जानवर के ऊपर किए गए प्रयोग को क्या हूबहू मानवों के ऊपर उसको लागू किया जा सकता है प्रत्येक परिस्थिति में? ओके, तो देखिए, इसके भी जवाब उत्तर हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि विकासवाद ये कहता है कि हमारा जो मस्तिष्क होता है वो जानवरों के मस्तिष्क से ज़्यादा विकसित होता है, इसलिए हमारे द्वारा जो की गए प्रतिक्रिया या अनुक्रिया होगी वो जानवरों से भिन्न होगी। पर ये व्यवहारवादी वैज्ञानिकों ने जानवरों के ऊपर किए गए प्रयोग को मानवीय व्यवहारों के ऊपर हूबहू लागू किया, जिसमें कई बार कमियां दिख जाती हैं। अगली हम लोग बात करते हैं कि व्यवहारवादियों ने संरचनात्मक और वंशानुक्रम के कारकों की उपेक्षा की। ठीक है, देखिए, जब भी हम लोग व्यवहार की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। ओके, एक डिबेट चलता है, नेचर वर्सेस नर्चर, जिसको हम लोग कहते हैं, नेचर वर्सेस नर्चर। ठीक है, नेचर का मतलब आपके वातावरण से है और नर्चर आपका अनुवांशिकता या वंशानुक्रम, जिसको हम लोग कह सकते हैं, वंशानुक्रम से है। ओके, तो व्यवहारवादी ये मानते हैं कि वंशानुक्रम का कोई प्रभाव ही नहीं होता है व्यक्ति के सीखने पर या अधिगम पे वंशानुक्रम का कोई प्रभाव नहीं होता है। वो विशेष किस पे देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वातावरण पे ही देते हैं। जबकि ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि व्यक्ति के अधिगम में उसके वंशानुक्रम का काफी महत्व होता है। ठीक है, अगली बात, व्यवहारवादी अनुकूलित पर पुनर्वलन व्यवस्था में सृजनशीलता, उत्सुकता आदि तत्वों को विशेष महत्व नहीं देते हैं। देखिए, पुनर्बलन आपका क्या होता है, एक बाहरी कारक होता है जो अधिगम को प्रभावित करता है, अधिगम की गति को बढ़ा देता है या अधिगम की गति को कम कर देता है। ओके, व्यवहारवादी पुनर्बलन की बात तो करते हैं, सारे व्यवहारवादी आपके पुनर्बलन की बात करते हैं कि पुनर्बलन से अधिगम प्रभावित होता है, पर उसमें सृजनशीलता या उत्सुकता जैसे तत्वों को वो कोई महत्व नहीं देते हैं। ओके, पुनर्वलन व्यक्ति के अधिगम को बढ़ाता है, इस बात को मानते हैं, लेकिन ये इसमें व्यक्ति की सृजनशीलता या उत्सुकता को इन्होंने कोई महत्व नहीं दिया है। अगला है, व्यवहारवादियों का तर्क है कि व्यक्ति सही व्यवहार उसके जीवन काल में ही कर लिए जाते हैं और इस प्रकार यह सिद्धांत अनुवांशिकता को महत्व नहीं देता। ये पुरानी वाली बात ही है कि यहाँ पे अनुवांशिकता का कोई मतलब नहीं होता है। वो मानते हैं कि वातावरण जिस तरह का मिलता है, व्यक्ति का जो व्यवहार होता है उसके वातावरण के अनुकूल ही अनुबंधित हो जाता है। ठीक है, स्किनर का सिद्धांत मानवों के अधिगम प्रक्रिया का मशीनीकरण करता है, इस प्रकार यह प्रकृति से कृत्रिम है। ये मानता है कि जो भी आपके मानव उनका व्यवहार क्या होते हैं, मशीनी होते हैं, जो अगर हम लोग देखें तो एक तरह से ये क्या है, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है। इसको हम लोग एक तरह से कृत्रिम कह सकते हैं। अधिगम का अनुकूलन सिद्धांत मस्तिष्क की गहराइयों से विचार नहीं करता, इस प्रकार यह कृत्रिम है। ओके, अनुकूलन सिद्धांत देखिए हमारे मस्तिष्क की संरचना के बारे में नहीं बताता है। ओके, मस्तिष्क की जो जटिल संरचना है उस पर विचार नहीं करता है, बल्कि मस्तिष्क को बहुत ही सरलीकृत कर देता है। ओके, ये भी व्यवहारवादी उपागम की एक महत्वपूर्ण कमी है। ओके,
अगला है हमारा अधिगम का संज्ञानवादी उपागम। ओके, संज्ञानवादी या इसी को शिक्षा मनोविज्ञान में गेस्टॉल्टवाद भी कहा गया है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, गेस्टॉल्टवाद, संज्ञानवाद, इसी का दूसरा नाम आपका है गेस्टॉल्टवाद। ठीक है, अब अगर हम लोग गेस्टॉल्टवाद की बात करें तो गेस्टॉल्टवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं वर्दीमर। ये भी आपका कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। गेस्टॉल्टवाद के प्रवर्तक हैं वर्दीमर। इनके विचारों को आगे बढ़ाया था कोहलर ने, और कोहलर के ही शिष्य थे कोफका, जिन्होंने वर्दीमर और कोहलर के विचारों को एक पुस्तक जिसका नाम है थियोरी ऑफ गेस्टाल्ट, इसमें इन्होंने इनके विचारों को रखा है। ठीक है, देखिए संज्ञानवादी विचारक जो हैं वो व्यवहारवादियों से ठीक उलट सोचते हैं या उलट मानते हैं। ओके, संज्ञान शब्द की अगर हम लोग बात करें, जिसको हम लोग कॉग्निशन कहते हैं, तो संज्ञान जो होता है वो कई सारी चीज़ों कई सारे मानसिक क्रियाओं को मिलकर बनता है। संज्ञान बेसिकली आपका क्या होता है, ज्ञान धातु से उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब जानना या बोधन करना या ग्रहण करना, समझना सामान्य रूप से। ओके, संज्ञान में कई सारी चीजें आ जाती है, जिसमें आपका होता है स्मृति, अनुभव, प्रत्यक्षीकरण, तर्क चिंतन, समस्या समाधान, ये सब कंबाइंड रूप से संज्ञान को कहलाते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि संज्ञान या कॉग्निशन जो होता है वो चीज है जो हमें बौद्धिक बनाती है। ओके तो संज्ञानवादी विचारक, इनको संज्ञानवादी कहने का एक कारण ये था कि ये अधिगम के लिए बुद्धि को बहुत महत्व देते हैं। ठीक है, संज्ञानवादी विचारक मानते हैं कि अधिगम करने के लिए आवश्यक क्या है, तो वो है आपका बुद्धि। बुद्धि आवश्यक है, बिना बुद्धि के अधिगम नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये मानते हैं कि केवल और केवल बुद्धिमान प्राणी ही अधिगम कर सकते हैं, जबकि व्यवहारवादियों ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि अधिगम कोई भी कर सकता है। पर यहाँ संज्ञानवादी किसको महत्व देते हैं, तो वो बुद्धि को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। ओके, देखिए ये कहते हैं कि जो हम लोग सीखते हैं वो आपका इतना सरल नहीं है, मशीनीकृत नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जो जिसके कारण हमारा अधिगम क्या होता है, संपन्न होता है। ओके, संज्ञान की बात करते हैं, ये संज्ञान के अनुसार ही व्यक्ति क्या करता है, संज्ञान के कारण ही व्यक्ति आपका अधिगम करता है। और संज्ञान एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, ये कोई सरल सिंपल मानसिक प्रक्रिया नहीं है, जिसको कि हम लोग व्यवहारवादियों ने कहा था। ठीक है, ठीक है, व्यवहारवादी और संज्ञानवादी में एक महत्वपूर्ण अंतर यह भी है कि व्यवहारवादी जो मानते हैं वो कहते हैं कि अधिगम जो होता है वो इकाई के रूप में होता है, टुकड़े टुकड़े में होता है। इसके उलट संज्ञानवादी ये कहते हैं कि जब भी अधिगम होता है तो अधिगम हमेशा संपूर्णता में होता है, पूरा का पूरा होता है, इसलिए इसको संपूर्णवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। ओके, ये कुछ ऐसा होता है कि आपने देखा और तुरंत के तुरंत सीख लिया, जैसे आपने स्विच दबाया और बिजली का बल्ब जल गया। ओके, इसलिए संज्ञानवादी हमेशा किसकी बात करते हैं, ये प्रत्यक्षीकरण की बात करते हैं। जैसे आप किसी मॉल के वॉशरूम में जाते हैं, वहां पे आपका एक नल लगा हुआ है, उसमें किसी तरह का टैप नहीं है। अब आप खड़े हो और सोच रहे हो कि इसको चालू कैसे करें। ओके, तभी एक और आदमी आता है, इसके नीचे वो हाथ डालता है अपना और नल चालू हो जाता है। ठीक है, आपने देखा और आपने सीख लिया, क्या इसमें टुकड़े में समझने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल भी नहीं। तो ये यही कहते हैं कि जो आपका अधिगम होता है वो संपूर्णता में होता है, ये टुकड़े टुकड़ों या खंड में नहीं होता है, बल्कि एक साथ होता है, पूरा का पूरा होता है। अधिगम होता है तो संपूर्णता में होता है या फिर नहीं होता है। ओके, तो ये फर्क भी आपको समझना है। अब हम लोग संज्ञान को थोड़ा सा समझ लेते हैं। संज्ञान के 3 रूप बताए गए हैं। ओके, हम लोग जब जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे
तो उसमें भी संज्ञान को हम लोग और थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग थोड़ा सा संज्ञान का बेसिक मतलब समझ लेते हैं, ताकि आगे जब हम लोग इस सिद्धांत को पढ़ेंगे, जैसे आपको जो पढ़ना है वो कोहलर के अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत, तो वहाँ ये आपकी संज्ञान की जो समझ है वो काफ़ी मदद करेगा। संज्ञान या कॉग्निशन के 3 रूप बताए गए हैं। पहला है अंतरीकरण, सामान्यीकरण और पुनर्संरचना, एसिमिलेशन, जनरलाइजेशन एंड रीअसेंबलिंग। ये 3 रूप बताए गए हैं। इन तीनों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। अंतरीकरण, एसिमिलेशन, या इसी को हम लोग कहते हैं आत्मसातीकरण। इसका एक दूसरा नाम है जिसको हम लोग आत्मसातीकरण कहते हैं। ठीक है, आत्मसातीकरण क्या होता है? आत्मसातीकरण कहता है कि वो ज्ञान जो आपका ग्रहण किया जाता है, ठीक है, जो भी ज्ञान आप अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं, ये ही आपका अंतरीकरण या आत्मसातीकरण कहलाता है। सॉरी, ओके। जैसे आप बच्चे को बताते हैं कि ये फूल है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चे को अलग अलग फूलों में अंतर करना होता है। ये गुलाब का फूल है, कमल का फूल है, गेंदे का फूल है, चमेली का फूल है, या जो भी है। तो ये जो हम लोग अंतर करते हैं, यही आपका अंतरीकरण कहलाता है। ठीक है। इस तरह से जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है कि शिशु प्रत्येक स्त्री को माँ के रूप में स्वीकार करता है। शुरू में जितनी भी स्त्रियों को वो देखता है, वो सबको वो माँ समझता है, लेकिन बाद में आगे चलकर वो माँ, चाची, बहन इत्यादि में अंतर करना सीख लेता है। ठीक है। और इस प्रकार संज्ञानात्मक रचना और अधिक विशिष्ट हो जाती है। तो अंतरीकरण का मतलब होता है चीजों के बीच में भेद करना। दूसरा है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण क्या है? अंतरीकरण का जस्ट उल्टा है। ओके, ठीक है। सामान्यीकरण कहता है कि आप क्या करते हैं कि किसी चीज को, एक नियम को समझते हैं, एक नियम आपने देखा और उस नियम के आधार पर आप दूसरी चीजों के बारे में जान पाते हैं, तो इसी को आपका क्या कहलाता है? सामान्यीकरण कहा जाता है। ठीक है। सामान्यीकरण का एक उदाहरण, जैसे आप अपने बच्चे को बताया कि ये गाय है, तो जितने भी 4 पैर वाला जानवर देखेगा वो सबको क्या कहेगा? वो गाय कहेगा। ओके, ठीक है। बाद में आप बताएंगे कि जितने भी 4 पैर वाले जानवर होते हैं वो सब के सब आपके क्या होते हैं? पशु होते हैं। ठीक, तो ये आपने क्या किया? उसको सामान्यीकरण बताया। पशु, मनुष्य, फूल, ये आपके चीजों को जो कैटेगराइज करना हुआ, ये आपका क्या हुआ? इनको समूहों में बांटना, यही सामान्यीकरण हुआ। ओके। सामान्यीकरण का सिंपल अर्थ इतना है कि समान गुणों के आधार पर वस्तुओं को एकत्र करना, ये आपका क्या कहलाता है? सामान्यीकरण कहलाता है। ठीक है। अगला है पुनर्संरचना। ठीक है। पुनर्संरचनाकरण कब होता है? जब आपका अंतरीकरण और सामान्यीकरण पूर्ण हो जाता है, उसके बाद इन दोनों ज्ञान को मिलाकर फिर से हमारे संज्ञान में जो परिवर्तन आता है वो पुनर्संरचनाकरण कहलाता है। ठीक है। देखिए उदाहरण क्या कहता है? उदाहरण कह रहा है कि सबसे पहले बालक जीवित और मृत वस्तुओं, जीवित, सजीव और निर्जीव वस्तुओं के अंतर को सीखता है। ओके। अब उसके बाद वो ये अंतर सीखता है कि जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं, सबके सब मानव जाति में, सबके सब मानव नहीं है। ओके। तो यहां हम लोगों ने क्या किया? अपने जो आपका अंतरीकरण था और सामान्यीकरण था, उसमें परिवर्तन लाया, अपने संज्ञान में परिवर्तन लाया और उसको दोबारा से अरेंज किया कि प्रत्येक जीवित वस्तु मानव नहीं हो सकती है। ठीक है। हाँ, मानव एक जीवित वस्तु हो सकता है। तो ये आपका पुनर्संरचनाकरण कहलाता है। तो संज्ञान के 3 तत्व आपको याद रखना है: अंतरीकरण, सामान्यीकरण और पुनर्संरचनाकरण। अब इनके विशेषताओं की बात करते हैं। ठीक है। देखिए, इनिशियली जब हम लोग प्रारंभ में बात करते हैं, तो जितने भी संज्ञानवादी विचारक हैं वो अंतर्दृष्टि पे बल देते हैं। अंतर्दृष्टि, या इसी को हम लोग कह सकते हैं सूझ, सूझ, समझ, ये इसकी बात करते हैं। ठीक है।
आरंभिक संज्ञानवादी जितने भी हैं वो सब सूझ की बात करते हैं, अंतर्दृष्टि की बात करते हैं, जबकि आधुनिक संज्ञानवादी मानसिक प्रक्रियाओं को महत्व देते हैं। मानसिक प्रक्रियाओं कहने का मतलब है कि हमारे मस्तिष्क के अलग-अलग हिस्से अलग-अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे गंध के लिए, रंग के लिए, गणितीय संक्रियाओं के लिए, तर्क चिंतन करने के लिए, स्मृति के लिए, ये सब हमारे अलग-अलग मस्तिष्क के हिस्से होते हैं जो सक्रिय होते हैं और उसके कारण हम लोग अधिगम कर पाते हैं। तो ये आपके समझ या सूझ को न मानकर ये मानसिक प्रक्रियाओं को ज़्यादा महत्व देते हैं कि जब भी हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क की संरचना में हमारे न्यूरॉन्स किस तरह से हमारे संज्ञान में परिवर्तन लाते हैं, ये इनको ज़्यादा महत्व देते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि ये जो संज्ञानात्मक उपागम है वो आपका गतिशील प्रक्रिया को महत्व देता है, यानी ये डायनेमिक होता है। हमारे संज्ञान हमेशा क्या रहते हैं, में परिवर्तन आते रहता है। जैसे ही कोई नई जानकारी जोड़ती है वैसे ही हमारे संज्ञान में क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है। तो ये स्थायी नहीं होता है, व्यवहारवादियों की तरह ये स्थायी नहीं मानते हैं, बल्कि ये मानते हैं कि हमारा जो संज्ञान है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है, गतिशील गतिशील प्रक्रिया है। तीसरा कह रहा है कि इस उपागम से अधिगमकर्ता अंतरीकरण, सामान्यीकरण, पूर्ण संरचना के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। इसको हम लोगों ने पीछे देख लिया है। ओके, और विशिष्ट संज्ञानात्मक रचना तक पहुंचता है। इसी को बाद में जीन पियाजे स्कीमा का नाम देते हैं। इसको हम लोग जीन पियाजे की जब थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट कहता है आपका कि संज्ञानात्मक उपागम गतिशील व्यवस्था के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, यानी ये आपका कोई जड़ व्यवस्था नहीं है जैसा कि व्यवहारवादी मानते हैं, बल्कि ये आपका गतिशील है, लगातार गति में रहती है, लगातार परिवर्तनशील होते रहती है। अगला है आपका कि सीखने वाला अपने उद्देश्य में प्रयोजनकर्ता अनुक्रियात्मक होता है, यानी जो भी आपका अधिगमकर्ता होता है वो आप वही आपका क्या होता है, प्रयोजनकर्ता भी होता है और वही अनुक्रिया करने वाला ही होता है। ओके, देखिए ये आपका किस किस में बात करते हैं तो संप्रत्यय निर्माण, जिसको हम लोग कंसेप्ट कहते हैं, समस्या समाधान की बात करते हैं और उच्च मानसिक प्रक्रियाओं की बात करते हैं। ठीक है, ये संप्रत्यय निर्माण यानी कंसेप्ट का निर्माण किस तरह से होता है उसकी बात करते हैं, समस्या समाधान की बात करते हैं और उच्च मानसिक प्रक्रियाओं की बात करते हैं। तो इस टॉपिक में हमारा इतना ही था। ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। थैंक यू।